अब अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारे पास ये समझ में आना चाहिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल है क्या, यानी कि जो हमारा ऑप्शनल होता है उसका महत्व इतना ज़्यादा क्यों होता है, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इसके महत्व की बात करें तो आपको पता है कि ऑप्शनल में वर्तमान समय में एक ऑप्शनल आपको चुनना पड़ता है, ओनली वन, ठीक है, ओनली वन, एक ऑप्शनल आपको चुनना पड़ता है और इस ऑप्शनल के दो पेपर होते हैं, 250-250 नंबर के दो पेपर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 250-250 नंबर के। अब ये 250-250 नंबर के जो मार्क्स होते हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, ऑप्शनल की सबसे खास बात होती है इसका सिलेबस काफ़ी हद तक स्टैटिक होता है, मतलब ये अपने सिलेबस के डोमेन में अगर आप इसको पूरा कर लेते हैं तो ये काफ़ी हद तक आपको बहुत ज़्यादा मदद इसमें करता है। नंबर वन, इसमें जो सबसे बड़ी इसकी खास बात है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ऑप्शनल में 300 प्लस के आसपास मार्क्स लेकर आते हैं तो आप ये देखिए कि आपका जो कॉल आ जाती है, यानी कि फाइनल लिस्ट में जो आपका नाम है वो आपका तय हो जाता है। ये मैंने सभी के साथ देखा है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं, कनिष्क कटारिया 2018 आईएएस टॉपर, आप लोग जानते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से। आपको पता होना चाहिए कि जो उनके मार्क्स थे ऑप्शनल वन पेपर वन में, ऑप्शनल पेपर वन में जो उनके मार्क्स थे, जरा ध्यान से देखिएगा, पेपर वन में जो उनका मार्क्स था वो था आपका सबसे पहला 170 मार्क्स पेपर वन में थे और ऑप्शनल में पेपर टू में जो उनका मार्क्स था वो मार्क्स था आपका 191, 191, बहुत ही बेहतरीन मार्क्स थे। अब आप मुझे जोड़कर बताइए टोटल कितना बैठता है, उनके मार्क्स कितने हुए, राइट? तो ये काफी जबरदस्त मार्क्स थे और इनकी थी रैंक वन। क्या था इनका? रैंक वन। 350 प्लस मार्क्स इनके पास थे और ये फर्स्ट रैंक आईएएस टॉप किया था इन्होंने, ये इनकी फर्स्ट रैंक जो है यहां से निकलकर सामने आई थी। ये कनिष्क कटारिया की बात कर रहा हूं, उनका जो ऑप्शन में नंबर था और यहीं से जो उनका नंबर जो है वो काफी हद तक तय हो गया। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं इनके जीएस पेपर वन में जो मार्क्स थे, जीएस पेपर वन में मार्क्स इनके 133 थे 250 में, ये 250 में इनका मार्क्स जो था वो 170 था 250 में, और जीएस में इनका मार्क्स मात्र 133 था। अब जरा ध्यान से देखिए, जीएस पेपर टू में इनका मार्क्स जो था वो मात्र 98 था, 98 मार्क्स मिले थे और यहां ऑप्शनल पेपर टू में इनके मार्क्स 191 थे। आप मुझे बताइए, आप मुझे यहां पर बताइए, जीएस पेपर वन में इनका मार्क्स 133 है और जीएस पेपर टू में इनका मार्क्स, मैं कनिष्क कटारिया की बात कर रहा हूं रैंक वन की, राइट, इनके मार्क्स जो है 98 थे, टोटल 98 मार्क्स थे। और यहां पर जो है ऑप्शनल में आप देखिए कि किस तरह 250 में 170 मार्क्स और 250 में 191, राइट, बहुत ही जबरदस्त तरह से इनके जो है मार्क्स आए और इसी वजह से इन्होंने अपनी रैंक को इंप्रूव किया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ऑप्शनल जो होता है वो हमें गारंटी देता है कि आप जो है वो फाइनल लिस्ट में आ जाते हैं। अब आप ये देखिए कि लगभग इनके जो टोटल मार्क्स थे वो 11,000 जो है वो 1121 मार्क्स इनके टोटल इनको मिले थे, यानी 55% पे आईएएस टॉप कर गया था। 55.36% इनका जो मार्क्स था, 55.36% पे इन्होंने आईएएस टॉप कर दिया, मात्र जो है वो 55% इनके मार्क्स है टोटल। तो 2025 में इनके जो टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स इनको मिले हैं 1121। ऑप्शनल का आप महत्व समझिए, 1121 मार्क्स किसमें? आपके जो है 2025 में से टोटल 2025 मार्क्स का होता है आपका जो यूपीएससी का एग्जाम जो काउंट किया जाता है, इसमें इनके टोटल मार्क 1121 और 1121 में से अगर हम यहां पे बात करें टोटल, तो आप ये देखिए 350 प्लस मार्क्स जो है उनके यहां से केवल अकेले, यानी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे सेगमेंट्स का इनके ऑप्शन से निकलकर सामने आ जाता है। इसका मतलब इनके टोटल मार्क्स में से जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो ऑप्शनल का रहा, बहुत बड़ा योगदान है जिसने अपना जो है परसेंटेज तय किया। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शनल जो होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। इसमें इंटरव्यू के 179 मार्क्स आप इनके अलग कर दीजिए, इनका जो है जो 250 में जो है 275 में 179 मार्क्स इनके बिल्कुल अलग कर दीजिए और अगर आप इसमें से हटाकर देखेंगे तो आपको क्या मिलता है कि ऑप्शनल इनका जो है, अगर कनिष्क कटारिया की मैं बात करूं तो कनिष्क कटारिया के जो पूरे सक्सेस में जो सबसे बड़ा हिस्सेदारी रही है वो ऑप्शनल की रही, अगर इनके सारे मार्क्स के हिसाब से अगर हम इसको देखते हैं। राइट है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्लियर हुआ? तो आपको यह समझना चाहिए कि ऑप्शनल की जो चुनाव है वो आपके लिए जीने मरने का चुनाव होता है। अब आप देखिए कि 1121 मार्क्स में से इनके जो है 170 मार्क्स आप इंटरव्यू के लिए हटा दीजिए। रिटर्न की अगर बात करें तो रिटर्न में जो इनको सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं वो मिले हैं किसमें? ऑप्शनल में मिले हैं। तो इसलिए ऑप्शनल आपको बड़े ध्यान से चुनना पड़ता है। मैं बार बार कहता हूं कि ऑप्शनल आपको जिता भी सकता है और ऑप्शनल आपको हमेशा के लिए हरा भी सकता है। एक और एग्जाम्पल लेता हूं, अक्षत जैन के बारे में बात करता हूं, रैंक 2। अगर मैं रैंक 2 की बात करता हूं, ध्यान से देखिए, रैंक 2, तो रैंक 2 यानी अक्षत जैन की अगर मैं बात करूं
तो इनके 2025 में से 2025 में से टोटल जो इनके मार्क्स रहे थे वो 1080। टॉपर्स और सेकंड रैंक में ज्यादा जो है नंबर का अंतर नहीं, 1080 यानी 53.33% इनके टोटल मार्क्स आए। अब जरा यहां पर देखिए कि जब ये अपने ऑप्शनल में जाते हैं तो इनको ऑप्शनल के पेपर 1 में, ध्यान से समझिएगा, ऑप्शनल के पेपर 1 में 250 मार्क्स में से इनको जो टोटल मार्क्स मिलते हैं 250 मार्क्स में से, 250 मार्क्स में से जो मिलता है पहले पेपर में 171 मार्क्स मिलता है, और ऑप्शनल में पेपर 2 में अगर जाते हैं तो 250 मार्क्स में इनको जो है टोटल मार्क्स मिलता है वो मिलता है 164, 164 मार्क्स इनको मिलते हैं, राइट, ऑप्शनल में। अगर मैं बात करूं तो इनके मार्क्स जीएस के जो मार्क्स थे वो रैंक 1 से ऊपर थे, याद रखिएगा। इनको जो है वो जीएस पेपर 1 में जो मार्क्स मिले थे वो 250 में 250 में इनको 99 मार्क्स मिले, और जीएस पेपर 2 में जो इनको मार्क्स मिले वो 250 में जो टोटल मार्क्स मिला है वो इनको मिला 114, यानी टॉपर से भी ज्यादा इनको नंबर मिले हैं जीएस में। जीएस के इनके मार्क्स इसमें ज्यादा थे, लेकिन इनके ऑप्शनल के मार्क्स आप देखिए 250 में 171 और 164 मार्क्स के साथ ये कहां पर ऊंचाइयां जो है वो छू रहे हैं, राइट, ऊंचाइयां छू रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब आप देखिए कि इनके टोटल मार्क्स में जो सबसे बड़ा योगदान इनको दे रहा है, अभी आप देखेंगे जितने भी रैंक होल्डर्स हैं, जितने भी आप मार्क्स निकालते हैं, जितने भी रैंक होल्डर हैं, सभी 300 प्लस मार्क्स के साथ हैं। नोटिस करके देखिएगा, आप कितनी भी इंटरनेट से मार्कशीट निकाल लीजिए, सबकी मार्क्स निकालिए, आप एक कॉमन चीज देखेंगे, जिसके पास ऑप्शनल में 300 प्लस मार्क्स हैं वो बहुत ही आसानी से फाइनल लिस्ट में बिल्कुल ही वो अपना प्रवेश कर जाता है। अब ये देखिए कि यहां जीएस में 250 में इनको 99 नंबर मिले, सोचिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल इश्यूज, और यहीं पर ऑप्शनल के एक पेपर 250 में इनको 171 नंबर मिले। यहां पर इनको जो है जीएस में 114 नंबर मिले हैं और यहां पर 164 नंबर मिले हैं, ठीक है। मैं जो है वो रैंक 2 की बात कर रहा हूं। इसका सीधा सा मतलब है कि ऑप्शनल पे अगर थोड़ा सा फोकस किया जाए, ऑप्शनल को थोड़ी सी स्ट्रैटेजी के साथ लेकर चला जाए, तो इसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स हमारे निकलकर सामने आते हैं। ये रैंक 2 की मार्क्स के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। इसीलिए जितने भी बच्चे मुझे इस समय सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, वो ये समझें कि टॉपर जो होते हैं वो ऑप्शनल को बहुत संजीदा होकर, बहुत सीरियसनेस के साथ और बहुत गहराई के साथ पढ़ते हैं। मैंने रैंक 1 और रैंक 2 दोनों के मार्क्स आपके सामने डिस्कस कर दिए। ये भी डीएस में भी 250 नंबर है, लेकिन आप देखिए 250 में ऑप्शनल के 171 नंबर निकालना इनके लिए ज्यादा आसान था, राइट। 250 में ही 114 नंबर इनको जीएस में मिले हैं और वहीं पर इनको जो है 164 नंबर यहां सेकंड पेपर में यहां पर मिले हैं। तो रैंक 1 और रैंक 2 दोनों जो है वो अपने ऑप्शनल के आधार पर अपनी रैंक को तय करा ले जाते हैं। यानी सीधी सी बात अगर मैं आपसे कहूं, मेरा जो एक अनुमान है कि अगर आप ऑप्शनल में 300 प्लस मार्क्स लेकर जाते हैं दोस्तों, 300 प्लस मार्क्स लेकर जाते हैं, तो आपकी फाइनल कॉल आपके पक्ष में आ जाएगी, अगर ऑप्शनल आपका बहुत ही जबरदस्त है। क्लियर है? पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि टॉपर्स अपना टाइम मैनेज कैसे करते हैं। टॉपर्स जो हैं, मैंने दोनों की आपको जो है मार्कशीट आपको दिखाई, और दोनों की मार्कशीट में आपको आसानी से ये चीजें जो है समझ में आ गई होंगी कि इन्होंने उतनी मेहनत में जीए ऑप्शनल में कितना जबरदस्त जो है अपना नंबर लिया। और अगर आप टोटल नंबर देखें 1080 में, आप देखिए कि इसमें ऑप्शनल का कितना बड़ा योगदान है, ठीक है। इनके इंटरव्यू के मार्क्स निकाल दीजिए, सिर्फ रिटर्न की बात कर रहा हूं, तो इनका जो सबसे बड़ा योगदान है वो ऑप्शनल अकेले यहां जो है वो योगदान अपना दे रहा है। तो इस हिसाब से आप बहुत ही सीरियस होकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ऑप्शनल का चुनाव करना शुरू करेंगे। यहां तक डन रहा तो आपको समझ में आया कि वाई ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम अगले हिस्से पे आ जाते हैं और सवाल है कि ऑप्शनल चुनते कैसे हैं, ठीक है। हाउ टू चूज ऑप्शनल। तो हाउ टू चूज ऑप्शनल में पहला मिथ होता है कि मैंने जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ा है उसको हम सबसे पहले ले लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे किसी ने कहा साहब हम तो हिस्ट्री से पढ़ रहे हैं तो हम हिस्ट्री लेंगे, या इंजीनियरिंग से पढ़ रहे हैं तो इंजीनियरिंग लेंगे। नहीं, सबसे बड़ा जो सेगमेंट होता है वो होता है आपका इंटरेस्ट किस में है, राइट। इंटरेस्ट, आपको समझ क्या चीज आ रही है, आपकी रुचियां किस में। अगर आप जीएस को थोड़ा भी अध्ययन करते हैं और जिस चीज में आपका इंटरेस्ट आ जाता है, इंटरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट, मैं बार बार इंटरेस्ट पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, राइट। जैसे मान लीजिए प्रिंस धवन, जिनका रैंक 3 था यूपीएससी में, तीसरी रैंक थी, वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से गोल्ड मेडलिस्ट थे। इंजीनियरिंग से गोल्ड मेडलिस्ट के बाद भी उन्होंने ऑप्शनल ह्यूमैनिटी लिया था, ठीक है। जो रैंक 1 थे नागार्जुन सर, उनका ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था और उन्होंने ज्योग्राफी से जो है वो क्या किया था, रैंक 1 हासिल की थी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट एक बेस हो सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन में उसको बहुत डेप्थ में पढ़ा है, बहुत अच्छे आपको टीचर्स मिले हैं, और आप ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स में अगर वो आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, इसमें जो रुचि यानी इंटरेस्ट जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। आपके पास रुचि होनी चाहिए कि हमें ये रुचि कैसे अपनी डेवलप करनी है। इंटरेस्ट का इतना योगदान क्यों होता है? क्योंकि जब आप ऑप्शनल पढ़ते हैं तो ये बहुत दूर तक लेकर जाता है, राइट, बहुत दूर तक लेकर जाता है। कई बार सब्जेक्ट्स बहुत ही डेप्थ में होते हैं।
अभी मैंने जो दोनों टॉपर के नंबर डिस्कस किया, आपने नोटिस किया होगा कि उनके पहले और दूसरे पेपर में बहुत वेरिएशन आ रहा है। रैंक 1 के सेकंड पेपर में अभी आपने देखा कि उसके मार्क्स ज्यादा हैं, लेकिन रैंक 2 जैन का जो मार्क्स है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसका पेपर 2 यानी ऑप्शनल पेपर 2 में मार्क्स कम है। तो इसका मतलब है कि ये लोगों के हिसाब से वैरी करता है, ठीक है, लोगों के हिसाब से ये वैरी करना शुरू कर देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें रुचि यानी आर्टिफिशियल हमें एक सेगमेंट जो है जनरेट करना पड़ेगा। तो पहले जो रुचि होती है यानी इंटरेस्ट जो होता है वो आपका पॉइनियर और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, अब रुचियां 2 प्रकार की होती हैं। अब यहां समझिएगा, सर मेरे को क्या पता, मैंने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ा, कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता पीएसआईआर में मैं रुचि को कैसे समझूंगा। 2 जो इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट का क्या होता है। इंटरेस्ट एक तो ओरिजिनल होता है, मतलब आपको किसी सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है, मान लीजिए आपको समाज के बारे में समझने का बड़ा है, राजनीति में आपका बड़ा इंटरेस्ट है, आपको भूगोल बहुत अच्छा लगता है, आपको ऐतिहासिक चीजों को पढ़ना है, ये आप अपना एक बेसिक जानते हैं। और जब आप जीएस की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में आपको अपना इंटरेस्ट पता चलना शुरू हो जाता है। एक होता है आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम रूप से। अब जैसे प्रिंस धवन रैंक 3 आई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से गोल्ड मेडलिस्ट, और वो जो है ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट, मानवतावादी सब्जेक्ट जो है ले रहा है, उसका पीछे कारण क्या है, आर्टिफिशियल इंटरेस्ट। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटरेस्ट जब हमें टीचर अच्छा मिल जाता है और टीचर की भाषा हमें समझ में आने लगती है, वो जिस भाषा में हमें समझा रहा है, ये नहीं कि टीचर कितना विद्वान है, ये एक सेकंड क्राइटेरिया होगा, विद्वान है वो अपने लिए विद्वान होगा, वो जब मुझसे बात कर रहा है तो मुझे कितनी आसानी से बात को समझ में आ रहा है, वो मुझे जो उदाहरण दे रहे हैं वो मुझे कितनी आसानी से समझ में आ जा रहे हैं, क्या हमारी भाषा आपस में मैच कर रही है, क्या उनकी बताई गई चीजें मेरे दिमाग में आ रही है। तो ये हमारे लिए एक आर्टिफिशियल इंटरेस्ट को जनरेट करता है, कृत्रिम रुचि को जनरेट करता है। और जब ये जो रुचि जनरेट हो जाती है तो उसके पश्चात जो है वो हमारा जो है वो काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि एक बार ऐसा समय आएगा जहां पर जो ऑप्शनल होता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल को टच करता है, काफी टफ कॉन्सेप्ट को टच करता है। ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम धीरे धीरे वहां से हट जाएंगे। आप लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, अरे वो फलानवा का ऑप्शनल छोटा है, फलानवा का सब्जेक्ट छोटा है और इसका सिलेबस बड़ा, इसका सिलेबस छोटा है। तो बड़ा और छोटा अगर होने लगे अगर यूपीएससी में चीजें, तो यूपीएससी खा जाएगा आपको। मान लीजिए आपने कहा कि साहित्य बहुत छोटा है, लेकिन जब आप साहित्य के अंदर जाएंगे, सिलेबस देखने में छोटा, उसने लिख दिया कि तुलसीदास जी की 100 चौपाइयां, ठीक है, तो आपने सिंपल अगर दोनों को देखो, बोले यार उसमें 20 यूनिट है, इसमें केवल 12 यूनिट है, तो ठीक है, तुलसीदास जी की 100 चौपाइयां ऑप्शन में लिखा, तो आप क्या करते हो, अरे देखो सिलेबस कितना छोटा है। लेकिन तुलसीदास जी की 100 चौपाइयां पढ़ना, तुलसीदास जी की 100 चौपाइयों पे कमांड करना, और जब आप 100 चौपाइयां पढ़ना शुरू करोगे तब आपको पता चलेगा इसके अंदर कितनी गहराई। बोले यार 4 किताबें पढ़नी है, मन्नू भंडारी पढ़नी है, जो है वो मैला आंचल पढ़नी है। जब तुम मैला आंचल पढ़ना शुरू करोगे, उपन्यास, और उसके कैरेक्टर्स को जानना शुरू करोगे, उनके ओरिएंटेशन को, तब तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो बड़ा गहरा अंदर चला गया। तो होता क्या है कि यूपीएससी में ना तो कोई सिलेबस का बड़ा ना किसी छोटा होना, ये क्राइटेरिया अब काम नहीं करता, अब काम नहीं करता। ये पुराने जमाने में काम करता था। कब? जब यूपीएससी का पेपर महीनों जब चला कर लिया, बहुत लंबे टाइम तक चला करता था और 2-2 ऑप्शनल हुआ करते थे, तो इस तरह से ऑप्शनल चुना जाता था। बट अब एक ऑप्शनल हो गया है, पेपर सुबह शाम होता है, अब इस तरह की चीजें नहीं काम आती हैं। अब काम आता है इंटरेस्ट किस में है, नंबर 1। दूसरा, अब एग्जाम के बीच में टाइम कम मिलता है, तो मुझे सबसे बड़ी बात है कि वो मेरे जीएस में मुझे कितनी हेल्प करेगा। अगर वो जीएस में मुझे हेल्प कर पा रहा है तो मेरे लिए वो प्राइम हो सकता है, क्योंकि मेरे पास जीएस पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, पहले जितना समय मुझे अब नहीं मिलने जा रहा है। अगला, बुक्स किसकी अवेलेबल है। मान लो जैसे एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, सर मुझे इकोनॉमिक्स अच्छी लग रही है। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं हिंदी माध्यम में अर्थव्यवस्था लेना चाहता हूं। अब दिक्कत है, मैंने जब उससे कहा कि क्या तुम्हें टीचर और बुक्स दोनों हिंदी माध्यम में अवेलेबल है, मार्केट में उसको मैंने खोजने के लिए भेजा और देखा कि वहां पर बुक्स उसको अवेलेबल नहीं है। जैसे आपने कहा कि एंथ्रो, ठीक है, एंथ्रो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन जब आप एंथ्रो की बुक्स को हिंदी में ढूंढने निकलोगे तो वो नहीं मिलेंगी। जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग आपकी बुक्स पढ़ना है, तो अब आप इंजीनियरिंग से बुक को जब हिंदी में ढूंढने निकलोगे तब आपको नहीं मिलेगा। यानी यहां पर भाषा का भी बड़ा चुनाव बहुत जरूरी है। अगर आप हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप इंग्लिश में एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी भाषा में एग्जाम दे रहे हैं, तो आप पहले तय करिए मुझे टीचर आसानी से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, टीचर की भाषा मुझे समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, मेरे पास उसकी बुक्स हिंदी या इंग्लिश में, आपको बुक्स इसके साथ पढ़नी पड़ेगी, मुझे उपलब्ध हो रहा है या नहीं उपलब्ध हो रहा है, टीचर के साथ मेरा जो एक कोलैबोरेशन है, टीचर के साथ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो कहां तक है, और सबसे बड़ी बात जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, यानी कि इसका जो नेचर है, ये जीएस में मुझे कितना योगदान दे रहा है, जीएस में कितना पार्ट ये मुझे कवर करेगा। ये क्राइटेरिया जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाते हैं आपके ऑप्शनल के चुनाव में। डन है? ओके है?